इंडियन नेशनलिज्म यानी भारतीय राष्ट्रवाद। इसकी जड़ें कहाँ हैं? ये सवाल सिर्फ इतिहास का नहीं है, बल्कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए ये समझना बेहद बेहद जरूरी है। बिल्कुल, और आज हम इसी बुनियाद को समझने की कोशिश करेंगे। स्रोत हैं इग्नू की एमए हिस्ट्री की किताब MHI 109 और हम फोकस कर रहे हैं यूनिट 6 पर, फाउंडेशंस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। हाँ, ये यूनिट हमें बताती है कि कैसे 19 शतक के द्वितीयार्ध मतलब 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में भारत में एक पॉलिटिकल अवेकनिंग, एक राजनीतिक चेतना का जन्म हुआ। और यही चेतना आगे चलकर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तक ले गई। तो ये पूरी प्रक्रिया, ये सफर बहुत दिलचस्प है। तो आज इस चर्चा में हम गहराई से देखेंगे कैसे ब्रिटिश शासन के खिलाफ डिस्कंटेंट मतलब असंतोष पनपा, शुरुआती जन विद्रोहों की लेगेसी, उनकी विरासत क्या थी, इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग, वो जो बौद्धिक जागरण की लहर आई, उसका क्या असर हुआ, कैसे प्रोविंशियल पॉलिटिकल एसोसिएशंस यानी प्रांतीय राजनीतिक संघ बने, और ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स, अंग्रेजों के प्रशासनिक कदमों का क्या प्रभाव पड़ा, और आखिर में कांग्रेस की स्थापना किन परिस्थितियों में हुई। हाँ, और इसमें हम अलग अलग इतिहासकारों के इंटरप्रिटेशंस, उनकी व्याख्याओं पर भी नजर डालेंगे। ये मेंस एग्जामिनेशन के लिए बहुत जरूरी है, एक बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव, एक संतुलित नजरिया बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं यूनिट 6.1 के इंट्रोडक्शन से। ये बताता है कि 19वीं सदी के उत्तरार्ध में ये पॉलिटिकल अवेकनिंग कैसे हुई। इसमें 1857 के विद्रोह का जिक्र है। इसे सिर्फ एक विद्रोह नहीं, बल्कि उस लोकप्रिय असंतोष का चरम कल्मिनेशन कहा गया है जो पहले से पनप रहा था। और ये ब्रिटिश साम्राज्यवाद, ब्रिटिश इंपीरियलिज्म के खिलाफ एक लंबे संघर्ष की शुरुआत भी थी, है ना? सही कहा, खासकर बंगाल, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज में, जहां अंग्रेजों ने सबसे पहले अपने पैर जमाए थे, वहां ये चेतना ज्यादा तेजी से फैली। और इसमें पश्चिमी शिक्षा, वेस्टर्न एजुकेशन पाए हुए नए बुद्धिजीवी वर्ग, न्यू इंटेलिजेंसिया की भूमिका भी अहम थी। हाँ, दिलचस्प बात यह है कि शुरू में ये वर्ग अंग्रेजी राज से फायदा उठाने वालों में था, मतलब बेनिफिशियरीज थे। अच्छा जी, लेकिन धीरे धीरे उन्हें औपनिवेशिक शासन, कॉलोनियल रूल का शोषक चरित्र, एक्सप्लॉयटेटिव कैरेक्टर समझ आने लगा, और फिर यही वर्ग इसका आलोचक, क्रिटिकल बन गया। तो पहले फायदा उठाया, फिर विरोध किया। बिल्कुल, और इसी दौरान प्रोविंशियल पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनने शुरू हुए। ये एक संगठित विरोध की तरफ पहला कदम था। हाँ, क्योंकि इससे पहले जो जनजातीय, ट्राइबल और किसान, पेजेंट्री के विद्रोह हो रहे थे, उनमें उद्देश्य की एकता, यूनिटी ऑफ पर्पस की कमी थी। वो बिखरे हुए थे। सही, उनमें वो कोऑर्डिनेशन नहीं था। लेकिन 19वीं सदी के उत्तरार्ध में राजनीतिक लामबंदी, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ने आकार लेना शुरू किया, और इसी यूनिट का उद्देश्य इन सब पहलुओं को समझना है। तो अब आते हैं सेक्शन 6.2 पर, लेगेसी ऑफ पॉपुलर रिवोल्ट्स यानी लोकप्रिय विद्रोहों की विरासत। देखिए, ब्रिटिश शासन का मूल उद्देश्य तो साफ था, ब्रिटेन के हित, इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटेन साधना। उनकी सारी नीतियां, चाहे वो इकोनॉमिक हों, पॉलिटिकल हों या सोशल, इसी मकसद से थीं। और इन्हीं नीतियों से उपजा असंतोष, और फिर उसी से धीरे धीरे पैन इंडियन नेशनलिज्म यानी अखिल भारतीय राष्ट्रवाद का विचार पनपा। पहले 100 साल, मतलब रफली 1757 से 1857 तक, वो तो लूट खसोट, प्लंडर और बड़े बड़े अकाल, मेजर फैमिन्स का दौर था। और ये जानना जरूरी है कि ये अकाल सिर्फ प्राकृतिक आपदाएं, नेचुरल कैलामिटीज नहीं थीं। ये ज्यादातर मानव निर्मित, मैनमेड थे। मानव निर्मित मतलब अंग्रेजों की नीतियों की वजह से। हाँ, उनकी एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसी की वजह से, जैसे नई भू राजस्व प्रणाली, न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम, इसने किसानों पर बोझ बहुत बढ़ा दिया। कृषि का व्यावसायीकरण, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर भी था। किसानों को नकदी फसलें उगाने पर मजबूर किया गया। बिल्कुल, और फिर ड्रेन ऑफ वेल्थ, भारत से धन की निकासी, और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, यहाँ के उद्योगों का खत्म होना, इन सब ने किसानों और आदिवासियों की हालत बहुत खराब कर दी। इसी का नतीजा था कि लगभग 100 विद्रोह हुए 18वीं और 19वीं सदी में। हाँ, 1760s के सन्यासी और फकीर विद्रोहों से लेकर 1850s के संथाल विद्रोह तक कई उदाहरण हैं। सन्यासी फकीर विद्रोह बंगाल में हुआ, अंग्रेजों की लूट और दखलंदाजी के खिलाफ। और संथाल विद्रोह, वो तो काफी बड़ा था ना? बहुत बड़ा। ये मौजूदा झारखंड के इलाके में हुआ। संथाल आदिवासियों ने जमींदारों,
साहूकारों और ब्रिटिश प्रशासन के शोषण के खिलाफ हथियार उठा लिए थे। सिद्धू और कान्हू इसके नेता थे। बहुत बहादुरी से लड़े वो लोग। लेकिन इन शुरुआती विद्रोहों की प्रकृति क्या थी? मतलब ये कितने सफल रहे? देखिए, सच तो ये है कि ये ज्यादातर असंगठित थे, अनऑर्गेनाइज्ड। कोई एक केंद्रीय नेतृत्व, सेंट्रल लीडरशिप नहीं था, और ये ब्रिटिश विस्तार को रोकने में असफल रहे। तो फिर इनका महत्व क्या था? लेगेसी क्या थी? महत्व ये था कि इन्होंने आम भारतीयों की भावनाओं, उनकी तकलीफों को आवाज दी। अंग्रेजी राज के शोषणकारी चरित्र, एक्सप्लॉइटेटिव नेचर के प्रति जागरूकता, अवेयरनेस बढ़ाई, और सबसे बढ़कर इन्होंने ब्रिटिश विरोधी भावनाओं, एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट्स को पनपने में मदद की, एक जमीन तैयार की। और फिर आया 1857 का महाविद्रोह। इसे अक्सर सिपाही विद्रोह, म्यूटिनी ऑफ सिपॉइज कहा जाता है, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा था, है ना? बिल्कुल, ये सिर्फ सिपाहियों का गुस्सा नहीं था। इसमें अलग अलग समूह शामिल थे। डिस्पोजेस्ड प्रिंसेस, यानी वो राजकुमार जिनकी रियासतें छीन ली गई थी। डिसग्रंटल्ड सोल्जर्स, यानी नाराज सिपाही जिनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई थी। चर्बी वाले कारतूस का मामला तो सबको पता है। हाँ, फिर अग्रीव्ड पेजेंट्री, पीड़ित किसान थे। लैंडेड एरिस्टोक्रेसी, यानी जमींदार वर्ग के लोग भी थे जिनकी जमीनें गई थीं, और कारीगर, आर्टिजन्स, जिनका काम धंधा चौपट हो गया था। तो ये एक तरह से समाज के कई वर्गों का मिला-जुला गुस्सा था। सही कहा। ये महज एक सैनिक विद्रोह से कहीं ज्यादा बढ़कर एक नागरिक विद्रोह, सिविल रिबेलियन बन गया था कई इलाकों में। हालांकि अंग्रेजों ने इसे बहुत बेरहमी से कुचल दिया। हाँ, दमन बहुत भयानक था, लेकिन इसके बावजूद ये विद्रोह राष्ट्रवादी भावना, नेशनलिस्ट सेंटिमेंट की एक शक्तिशाली अभिव्यक्ति, पावरफुल एक्सप्रेशन बन गया। विद्रोहियों के साहस, करेज और बलिदान, सैक्रिफाइस की कहानियां लेजेंड्स बन गईं, और इन्होंने आने वाली पीढ़ियों में देशभक्ति, पेट्रियोटिज्म की भावना भरी। बिल्कुल, और ऐसा नहीं कि 1857 के बाद सब शांत हो गया। विरोध जारी रहा। जैसे बंगाल में 1859 से 60 में नील किसानों का प्रतिरोध, इंडिगो कल्टीवेटर्स रेजिस्टेंस। हाँ, नील दर्पण नाटक इसी पर तो आधारित था। दीनबंधु मित्र ने लिखा था। जी, वो यूरोपियन प्लांटर्स, बागान मालिक किसानों पर जबरदस्त अत्याचार ऑपरेशन करते थे। उनसे जबरदस्ती नील की खेती, फोर्स्ड कल्टीवेशन करवाते थे, और प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन भी उन्हीं का साथ देता था। इससे पहले भी जब ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था, उसके नौकरों ने किस तरह लूट मचाई थी, और 1770 में बंगाल में भयानक अकाल, फैमिन पड़ा था, ये सब भी तो लोगों के जहन में था। हाँ, फिर पूर्वी बंगाल, ईस्टर्न बंगाल में भी कृषि अशांति, अग्रेरियन अनरेस्ट हुई। 1873 में पाबना जिले में किसानों ने अपनी एक अग्रेरियन लीग बनाई, जमींदारों के खिलाफ। अच्छा, ये लीग क्या करती थी? ये लीग कानूनी तरीके से किसानों के हक के लिए लड़ती थी, रैलियां करती थी, फंड इकट्ठा करती थी, और दिलचस्प बात यह है कि काफी हद तक ये सफल भी रही। इसी के दबाव में बाद में बंगाल टेनेंसी एक्ट 1885 पास हुआ। और इसमें बुद्धिजीवी वर्ग का भी समर्थन था? हाँ, बंकिम चंद्र चटर्जी, आरसी दत्त, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी जैसे बुद्धिजीवियों ने किसानों की मांगों का समर्थन किया। ये एक महत्वपूर्ण बदलाव था। महाराष्ट्र में भी कुछ हुआ था? जी, महाराष्ट्र में 1875 में किसानों ने साहूकारों, मनी लेंडर्स के खिलाफ एक सामाजिक बहिष्कार, सोशल बॉयकॉट का आंदोलन चलाया, जिसे डेक्कन रॉयट्स भी कहते हैं। सामाजिक बहिष्कार मतलब किसानों ने साहूकारों के यहाँ काम करना बंद कर दिया, उनके खेतों में मजदूरी नहीं की, उनकी दुकानों से सामान नहीं खरीदा, एक तरह से उनका हुक्का पानी बंद कर दिया, और कहीं कहीं हिंसा भी हुई। साहूकारों के बही खाते जला दिए गए। इसका कुछ नतीजा निकला? हाँ, सरकार को डेक्कन एग्रीकल्चरिस्ट रिलीफ एक्ट 1867 पास करना पड़ा, जिससे किसानों को कुछ राहत मिली। इसी तरह मालाबार और पंजाब में भी किसान प्रतिरोध के उदाहरण मिलते हैं। तो इन सभी आंदोलनों का अगर मूल्यांकन करें तो क्या कहेंगे? देखिए, इन शुरुआती विद्रोहों और आंदोलनों में संगठित नेतृत्व या एक स्पष्ट विचारधारा, आइडियोलॉजी का अभाव था। ये ज्यादातर स्थानीय मुद्दों पर आधारित थे। लेकिन इनका महत्व कम नहीं है। इनमें लोगों का साहस दिखता है। ये दिखाते हैं कि लोग अन्याय सहने को तैयार नहीं थे, और इन्होंने एक चेतना, कॉन्शियसनेस जगाई। खासकर पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग पर इनका गहरा असर पड़ा। तो ये कह सकते हैं कि इन विद्रोहों ने अनजाने में ही सही उस नए राजनीतिक चेतना की जमीन तैयार की, जिसने आगे चलकर राष्ट्रवाद का रूप लिया। बिल्कुल नहीं। और यही से हम आते हैं अगले सेक्शन पे, 6.3 इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग, यानी बौद्धिक जागरण। इसकी शुरुआत हम 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना से मान सकते हैं। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण मोड़ था।
फिर 1835 में अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा बना दिया गया। मैकॉले की शिक्षा नीति आई, जिसने पश्चिमी शिक्षा की श्रेष्ठता पर जोर दिया। उनका मकसद तो शायद ऐसे भारतीय तैयार करना था जो रंग रूप में भारतीय हों पर सोच और पसंद में अंग्रेज। जी, इंडियंस इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट, इन ओपिनियंस, इन मॉरल्स एंड इन इंटेलेक्ट, यही उनका विचार था। फिर आया वुड्स डिस्पैच 1854 में, जिसके तहत भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। 1857 में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में। तो इस नई शिक्षा से भारतीयों का सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट हुआ? एक हद तक हाँ। इसने उन्हें नए विचारों से अवगत कराया। लेकिन साथ ही जब इन पढ़े लिखे भारतीयों ने सरकारी पदों के लिए कोशिश की तो उन्हें काफी निराशा, फ्रस्ट्रेशन हाथ लगी। ऊंचे पद तो अंग्रेजों के लिए ही आरक्षित थे। तो क्या ये निराशा ही राष्ट्रवाद का एक कारण बनी? ये एक जटिल सवाल है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि हाँ, ये निराशा एक बड़ा फैक्टर थी, लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में इन शिक्षित भारतीयों के रवैये में एक और बदलाव आया। वो क्या? उन्हें धीरे धीरे ब्रिटिश शासन की शोषणकारी प्रकृति और आम जनता की दुर्दशा का एहसास होने लगा। उन्होंने देखा कि कैसे भारत का पैसा बाहर जा रहा है, कैसे यहाँ के उद्योग नष्ट हो रहे हैं। और अंग्रेजों का नस्लीय अहंकार, रेसिस्ट एरोगेंस और भारतीयों को समान अधिकार, इक्वल राइट्स ना देना, ये भी तो चुपता होगा। बहुत ज्यादा। ये रोजमर्रा का अनुभव था। क्लबों में, ट्रेनों में, दफ्तरों में, हर जगह भेदभाव दिखता था। इसने भी मोहभंग किया। साथ ही पश्चिम के जो उदार, लिबरल, लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक, समतावादी, एगैलिटेरियन विचार थे, उन्होंने भी प्रभावित किया होगा। हाँ, उन्होंने इन पढ़े लिखे भारतीयों को ब्रिटिश प्रभुत्व की आलोचना करने का एक वैचारिक आधार दिया। उन्हें लगा कि जो अधिकार और स्वतंत्रता ब्रिटेन में है, वो भारत में क्यों नहीं? और इसी के साथ अपनी जड़ों की ओर वापसी, भारतीय सभ्यता के गौरव को फिर से खोजने की कोशिश भी शुरू हुई। बिल्कुल। 1860s के दशक से स्थानीय भाषाओं, वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस में साहित्यिक उत्पादन में जबरदस्त वृद्धि हुई। इतिहास, नाटक, उपन्यास, कविता, सब में भारत के गौरवशाली अतीत की खोज और वर्तमान दुर्दशा पर चिंता दिखाई देती है। जॉन आर मैक्लेन ने बंगाल के जागरण पर 1857 और नील अशांति के प्रभाव के बारे में कुछ कहा है? हाँ, मैक्लेन कहते हैं कि इन घटनाओं ने बंगाली बुद्धिजीवियों को झकझोर दिया। उन्हें लगा कि सिर्फ पश्चिमी विचारों की नकल काफी नहीं है, बल्कि उन्हें अपनी जनता से जुड़ना होगा, उनकी समस्याओं को समझना होगा। और इसमें स्थानीय प्रेस, वर्नाक्युलर प्रेस की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही होगी। बेहद महत्वपूर्ण। रेवरेंड जेम्स लॉन्ग एक पादरी थे। उन्होंने 1860 में नील आयोग के सामने गवाही दी थी, जो बहुत जानकारी देती है। क्या बताया था उन्होंने? उन्होंने बताया कि कैसे स्थानीय अखबारों का प्रभाव बढ़ रहा था। यूरोपीय समुदाय तो इन अखबारों को पढ़ते नहीं था। उन्हें पता ही नहीं था कि आम भारतीयों में क्या चल रहा है। अच्छा। हाँ, उन्होंने कहा कि ये अखबार पंजाब तक पहुंच रहे थे। इनके अनुवादक थे जो खबरों को फैलाते थे, और इनमें आलोचना किस चीज की होती थी? स्थानीय प्रशासन, अमला, पुलिस, मजिस्ट्रेट, सबके भ्रष्ट और अत्याचारी रवैये की। और सिर्फ अखबार ही नहीं, मौखिक संचार, ओरल कम्युनिकेशन की भी भूमिका थी। बिल्कुल। जेम्स लॉन्ग ने बताया कि कथक यानी कहानी सुनाने वाले गांव में घूम घूमकर राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर कहानियां सुनाते थे। लोकप्रिय गीतों में भी राजनीति घुस गई थी। तो इस गवाही से क्या निष्कर्ष निकलता है? निष्कर्ष ये है कि प्रेस और मौखिक परंपराएं दोनों मिलकर ब्रिटिश शोषण के खिलाफ जागरूकता फैला रहे थे, और शिक्षित भारतीयों की चिंता और आलोचना ने एक जनमत, पब्लिक ओपिनियन बनाने में मदद की। ये बौद्धिक जागरण वाकई एक नींव रख रहा था। अब आते हैं सेक्शन 6.4 पे, प्रोविंशियल पॉलिटिकल एसोसिएशंस यानी प्रांतीय राजनीतिक संघ। हाँ, ये राजनीतिक चेतना का अगला चरण था। बुद्धिजीवियों ने अब संगठित होना शुरू किया, एसोसिएशंस बनाना शुरू किया। शुरू में तो शायद ये संघ ब्रिटिश शासन पर सीधे सवाल नहीं उठाते थे। नहीं, शुरुआती दौर में इनका रवैया ज्यादातर नरम था। ये सुधारों की मांग करते थे, प्रशासन में भारतीयों की ज्यादा भागीदारी चाहते थे। लेकिन 1870s तक आते आते, खासकर भयानक अकाल के बाद, ब्रिटिश सरकार में उनका विश्वास कम होने लगा। और इसी दौर में दादा भाई नौरोजी और आरसी दत्त जैसे लोगों ने आर्थिक शोषण, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन की बात उठानी शुरू कर दी थी, है ना? ड्रेन थ्योरी। बिल्कुल। उन्होंने आंकड़ों से साबित किया कि कैसे भारत का धन ब्रिटेन जा रहा है। इससे पहले 1853 में जब कंपनी का चार्टर रिन्यू हुआ था,
तब भी कुछ मांगे रखी गई थी, पर ज्यादा कुछ हुआ नहीं था। तो पहला महत्वपूर्ण एसोसिएशन कौन सा था? कलकत्ता में 1851 में बनी ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ये मुख्य रूप से जमींदारों का संगठन था। इससे भी पहले लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जैसे संगठन थे, जो बाद में इसी में मिल गए। और बॉम्बे और मद्रास में? बॉम्बे में बॉम्बे एसोसिएशन बनी 1852 में, और मद्रास में मद्रास नेटिव एसोसिएशन भी 1852 में। अनिल सील ने इन शुरुआती संघों के बारे में कुछ कहा है? हाँ, अनिल सील इन्हें एक तरह की सामाजिक राजनीतिक क्रांति का संकेत मानते हैं। उनका कहना है कि ये भले ही अभिजात्य वर्ग के संगठन थे, लेकिन इन्होंने संगठित राजनीति की शुरुआत की। लेकिन जब इन संघों की मांगें अनसुनी रहीं, तो चेतना में और बदलाव आया होगा। बिल्कुल। बंगाल में इंडियन लीग बनी, जिसमें युवा और ज्यादा रेडिकल शिक्षित वर्ग शामिल था। इन्होंने ज्यादा व्यापक आधार बनाने की कोशिश की। और फिर आई इंडियन एसोसिएशन कलकत्ता में 1876 में। इसके पीछे तो सुरेंद्र नाथ बैनर्जी का बड़ा हाथ था। जी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, आनंद मोहन बोस जैसे नेता इसमें थे। ये ज्यादा सक्रिय संगठन था। इन्होंने इंडियन सिविल सर्विस में सुधार की मांग उठाई, क्योंकि उम्र सीमा घटा दी गई थी, जिससे भारतीयों के लिए परीक्षा देना मुश्किल हो गया था। इन्होंने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट का भी जोरदार विरोध किया। इन्होंने पूरे भारत में अभियान चलाया था ना इसके लिए? हाँ, ये अखिल भारतीय स्तर पर मुद्दे उठाने वाले शुरुआती संगठनों में से था। इसने अलग अलग शहरों में बैठकें की, ज्ञापन भेजे। बॉम्बे प्रेसिडेंसी में भी कोई नया संगठन बना? जी, 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बनी। इसमें फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, काशीनाथ तेलंग जैसे बड़े नेता शामिल थे। ये बॉम्बे के त्रिमूर्ति कहलाते थे। और पुणे में पूना सार्वजनिक सभा का नाम भी आता है। हाँ, पूना सार्वजनिक सभा तो पहले ही 1870 में बन गई थी। इसके पीछे महादेव गोविंद रानाडे जैसे विचारक थे। ये सभा किसानों की समस्याओं पर काफी काम करती थी, और इसने ब्रिटिश संसद में भारतीयों के प्रतिनिधित्व की मांग भी उठाई थी। मद्रास में भी कोई नया संगठन आया? हाँ, 1884 में मद्रास महाजना सभा बनी। इसमें पी आनंद चार्लू और जी सुब्रमण्यम अय्यर जैसे नेता थे। तो इन सभी प्रांतीय संघों का कुल मिलाकर क्या महत्व था? देखिए, ये सच है कि इनका आधार और उद्देश्य अभी भी सीमित थे। ज्यादातर ये शहरी पढ़े लिखे वर्ग तक ही सीमित थे। लेकिन इन्होंने राजनीतिक जागरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया, राजनीतिक गतिविधि को गति दी, और सबसे बड़ी बात, इन्होंने भारतीयों में ये आत्मविश्वास जगाया कि वो संगठित होकर सरकार की नीतियों का विरोध कर सकते हैं। इन्होंने एक तरह से आने वाले राष्ट्रीय आंदोलन के लिए कैडर तैयार किया। बिल्कुल। और इसी माहौल में ब्रिटिश सरकार के कुछ कदमों ने आग में घी का काम किया। यह है हमारा अगला सेक्शन 6.5, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स, यानी ब्रिटिश प्रशासनिक उपाय। सरकार को अपने प्रशासनिक तंत्र पर पुनर्विचार करने की जरूरत क्यों महसूस हुई? विद्रोहों और बढ़ती चेतना की वजह से। हाँ, और इसमें भारतीय प्रेस, इंडियन प्रेस की भूमिका बहुत बड़ी थी। 1860 से 1885 के बीच बंगाली, अमृत बाजार पत्रिका, केसरी, मराठा, हिंदू, ट्रिब्यून जैसे कई शक्तिशाली अखबार उभरे। ये किन मुद्दों को उठाते थे? ये नस्ली भेदभाव, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, प्रशासनिक अन्याय, इनजस्टिस और आर्थिक शोषण, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन जैसे मुद्दों को बेबाकी से उठाते थे। सरकार की तीखी आलोचना करते थे। इसी से चिढ़कर लॉर्ड लिटन ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लगाया था ना 1878 में। जी हाँ, ये कानून खास तौर पर भारतीय भाषाओं के अखबारों का गला घोंटने के लिए लाया गया था। अंग्रेजी अखबारों पर ये लागू नहीं होता था। ये खुला भेदभाव था। और इसी समय आर्म्स एक्ट भी आया। हाँ, आर्म्स एक्ट भी 1878 में आया। इसके तहत भारतीयों के लिए हथियार रखने का लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया, जबकि यूरोपियों और एंग्लो इंडियंस को इससे छूट दी गई। ये भी नस्लीय भेदभाव का एक और उदाहरण था। इन कदमों का जबरदस्त विरोध हुआ होगा। बहुत विरोध हुआ। इन कदमों ने भारतीयों को और एकजुट किया। फिर लॉर्ड रिपन आए, जो थोड़े उदार माने जाते थे। उन्होंने आते ही वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया। लेकिन फिर इल्बर्ट बिल का विवाद खड़ा हो गया। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है। इल्बर्ट बिल में प्रावधान था कि भारतीय जज भी यूरोपीय अभियुक्तों के मुकदमे सुन सकते हैं। पहले ये अधिकार सिर्फ यूरोपीय जजों को था। ये तो समानता की दिशा में एक कदम था। लेकिन भारत में रहने वाले अंग्रेजों ने इसका जबरदस्त विरोध किया। उन्होंने इसे अपनी नस्लीय श्रेष्ठता पर हमला माना। उन्होंने संगठित होकर आंदोलन किया, जिसे व्हाइट म्यूटिनी तक कहा गया। व्हाइट म्यूटिनी मतलब गोरे लोगों का विद्रोह? जी। उन्होंने सरकार पर इतना दबाव डाला कि आखिरकार बिल में संशोधन करना पड़ा। भारतीय जजों को अधिकार तो मिला, लेकिन यह शर्त लगा दी गई कि यूरोपीय अभियुक्त मांग कर सकता है कि उसकी जूरी में आधे सदस्य यूरोपीय हों।
तो बिल का असल मकसद ही खत्म हो गया एक तरह से। बिल्कुल। जॉन आर मैकलिन ने इस पर लिखा है कि इस विवाद ने ब्रिटिश शासन के क्रूड नस्लवाद को पूरी तरह बेनकाब कर दिया। पढ़े लिखे भारतीयों का अंग्रेजों के न्यायप्रिय होने का भ्रम टूट गया। रिपन ने आईसीएस की आयु सीमा बढ़ाने की कोशिश भी की थी, पर वो भी सफल नहीं हुई। हाँ, वो कोशिश भी नाकाम रही। फिर लॉर्ड डफरिन आए, जो काफी सतर्क रवैया अपना रहे थे, लेकिन तब तक माहौल बदल चुका था। सिकुड़ते रोजगार के अवसर, श्रिंकिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और सरकार के दमनकारी उपाय, रिप्रेसिव मेजर्स ने मिलकर राजनीतिक लामबंदी, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन को और तेज कर दिया था। उस समय के एक रिपोर्ट का जिक्र है किताब में। हाँ, एक समकालीन रिपोर्ट, कंटेम्परेरी रिपोर्ट कहती है कि पिछले 20-20 सालों में भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना, फीलिंग ऑफ नेशनैलिटी इतनी बढ़ गई है कि अब वो अजनबी नहीं रहे। प्रेस ने एक अखिल भारतीय अपील, पैन इंडियन अपील विकसित कर ली है और 200 मिलियन लोग अब एक होने लगे हैं। तो दिलचस्प बात यह है कि अंग्रेजों के नियंत्रण बढ़ाने के उपायों ने असल में राजनीतिक आकांक्षाओं को और भड़का दिया। बिल्कुल, उनके कदम उल्टे पड़े और इसी पृष्ठभूमि में स्थापना हुई इंडियन नेशनल कांग्रेस की, सेक्शन 6.6। तो ये जो प्रांतीय स्तर पर कोशिशें चल रही थीं, वो अब एक राष्ट्रीय मंच पर आ गई। हाँ, इसमें एक रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट एओ ह्यूम की भूमिका को अक्सर प्रेरक शक्ति, ड्राइविंग फोर्स माना जाता है। ह्यूम का क्या उद्देश्य था? ह्यूम का मकसद था एक अखिल भारतीय प्रतिनिधि निकाय, ऑल इंडिया रिप्रेजेंटेटिव बॉडी बनाना, जो भारतीयों की शिकायतों को सरकार तक पहुंचा सके और एक तरह से सेफ्टी वॉल्व का काम करे, ताकि 1857 जैसा कोई बड़ा विस्फोट दोबारा ना हो। सुरेंद्रनाथ बनर्जी भी तो इसी तरह के एक राष्ट्रीय सम्मेलन की कोशिश कर रहे थे। जी, बनर्जी ने 1883 में कलकत्ता में एक नेशनल कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, लेकिन जब 1885 में कांग्रेस बनी तो वो और उनका संगठन बाद में उसमें शामिल हो गए। तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब और कहां हुआ? दिसंबर 1885 में बॉम्बे में। पहले ये पुणे में होना था, पर वहां हैजा फैल गया था। इसमें 72 प्रतिनिधि शामिल हुए और इसके अध्यक्ष थे WC बैनर्जी, व्योमेश चंद्र बैनर्जी। और ये तय हुआ कि कांग्रेस हर साल अधिवेशन करेगी। हाँ, ये तय हुआ कि हर साल दिसंबर में अलग अलग शहरों में इसका वार्षिक सम्मेलन होगा। वैसे ये जानना भी जरूरी है कि एक राष्ट्रीय निकाय बनाने का विचार 1880s के दशक तक हवा में पहले से ही था। कांग्रेस उसका एक मूर्त रूप थी। कांग्रेस की शुरुआती मांगे क्या थीं? क्या वो बहुत रैडिकल थीं? नहीं, शुरुआती मांगे काफी नर्म थीं, जैसे विधान परिषदों, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में सुधार और विस्तार, प्रशासन का भारतीयकरण, इंडियनाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी ऊंचे पदों पर ज्यादा भारतीयों की नियुक्ति, न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण, जुडिशियल रिफॉर्म्स और सेना पर खर्च में कमी। इनमें आम जनता से जुड़े मुद्दे कम थे। और उनकी रणनीति क्या थी? विरोध प्रदर्शन, आंदोलन? नहीं, शुरुआती नेताओं की रणनीति प्रत्यक्ष आंदोलन, डायरेक्ट एजिटेशन की नहीं थी। वो याचिकाएं, पिटिशंस भेजते थे, भाषण देते थे, अखबारों में लेख लिखते थे। इसे प्रार्थना और याचिका की राजनीति, पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर एंड पिटिशन भी कहा गया है। दादाभाई नौरोजी ने इसे सतर्क और रूढ़िवादी, कॉशियस एंड कंजर्वेटिव कहा था। जी, और पहले अध्यक्ष WC बैनर्जी ने अपने भाषण में कांग्रेस के उद्देश्य बताए थे। देश के अलग अलग हिस्सों के नेताओं के बीच व्यक्तिगत जान पहचान और दोस्ती बढ़ाना, सभी पूर्वाग्रहों, प्रेजुडिसेस को मिटाना और भविष्य के कार्यक्रम तय करना। तो शुरुआती नेताओं का फोकस एक तरह से राष्ट्रीय स्तर पर एक लोकतांत्रिक आंदोलन की नींव रखने पर था। बिल्कुल, वो जानते थे कि अभी राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई है और उन्हें पहले एक मजबूत नींव रखनी होगी। कांग्रेस ने उस संघर्ष के लिए एक मंच प्रदान किया। 6.7 इंटरप्रिटेशंस ऑफ हिस्टोरियंस, यानी इतिहासकारों की व्याख्याएं। कांग्रेस की स्थापना को संगठित राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति माना जाता है, पर इतिहासकार इस पर एक मत नहीं है। सही कहा, अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग दृष्टिकोण हैं। जैसे कैम्ब्रिज स्कूल के इतिहासकार अनिल सील। उनका क्या कहना है? अनिल सील प्रांतीय अंतरों, प्रोविंशियल डिफरेंसेस और हितों के टकराव, क्लैश ऑफ इंटरेस्ट पर जोर देते हैं। उनका मानना है कि उस समय एक साझा राष्ट्रीय लक्ष्य बनाना बहुत मुश्किल था। सब अपने अपने प्रांत और अपने गुट के हितों के लिए लड़ रहे थे। ह्यूम की भूमिका पर उनका क्या विचार है? सील कहते हैं कि ह्यूम कोई अकेले हीरो नहीं थे। कांग्रेस की स्थापना कई अलग अलग प्रयासों में से एक थी जो उस समय चल रहे थे, और ह्यूम
बस एक अच्छे ऑर्गेनाइजर, आयोजक साबित हुए जिन्होंने इन बिखरी हुई शक्तियों को एक साथ लाने में मदद की। सीए बेली का भी कुछ ऐसा ही मानना है। हाँ, बेली भी स्थानीय और अनुभागीय लक्ष्यों, लोकल एंड सेक्शनल गोल्स पर जोर देते हैं। उनका तर्क है कि कांग्रेस कई स्थानीय नेताओं के लिए एक द्वितीयक संगठन, सेकेंडरी ऑर्गेनाइजेशन थी। उनकी पहली प्राथमिकता अपने क्षेत्र के मुद्दे थे। वो क्षेत्रीय विविधता, रीजनल डाइवर्सिटी पर ज्यादा बल देते हैं। लेकिन जॉन आर मैकलेन इससे सहमत नहीं है। नहीं, मैकलेन मानते हैं कि सील और बेली स्थिति को ज्यादा सरल बना रहे हैं। वो कहते हैं कि कांग्रेस के संस्थापकों में एक राष्ट्रवादी दृष्टि, नेशनलिस्ट विजन थी। वो सिर्फ अपने छोटे मोटे फायदे नहीं देख रहे थे। मैकलेन का तर्क क्या है? मैकलेन कहते हैं कि इन नेताओं ने ये समझ लिया था कि उनके साझा हित, कॉमन इंटरेस्ट्स हैं, जो ब्रिटिश शासन से टकराते हैं। वो एक सामूहिक कल्याण, कलेक्टिव वेलबींग की बात सोच रहे थे। उनकी दृष्टि शक्तिशाली थी और साझा थी, भले ही वो अभी पूरी तरह विकसित ना हुई हो। और बिपिन चंद्र और उनके साथी इतिहासकारों का क्या मत है? बिपिन चंद्र और उनके स्कूल के इतिहासकार मानते हैं कि भारतीय नेताओं ने उपनिवेशवाद और भारतीय हितों के बीच के बुनियादी टकराव, फंडामेंटल कॉन्ट्रडिक्शन को बहुत स्पष्ट रूप से समझ लिया था। उनके अंदर एक स्पष्ट उपनिवेशवाद विरोधी एंटी कॉलोनियल आइडियोलॉजी विकसित हो रही थी। उनका मानना है कि ये साझा संघर्ष ही था जिसने राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। जी, और बुद्धिजीवियों ने इस चेतना को जगाने और फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके लिए कांग्रेस कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि उस राजनीतिक जागरण की पराकाष्ठा, कल्मिनेशन थी जो दशकों से चल रहा था। तो ये अलग अलग व्याख्याएं हैं। हाँ, और ये व्याख्याएं अक्सर इतिहासकारों के अपने वैचारिक अभिविन्यास, आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन पर भी निर्भर करती हैं। लेकिन कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि क्षेत्रीय चेतना धीरे धीरे एक राष्ट्रीय मंच पर क्रिस्टलाइज हुई। कांग्रेस ने ब्रिटिश शासन की संगठित आलोचना के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान किया। भले ही उसका शुरुआती आधार सीमित था, उसका महत्व बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। तो अब हम आते हैं सेक्शन 6.8 यानी समरी पर। मुख्य बातें क्या रहीं? पहली बात, ब्रिटिश शासन और उसकी शोषणकारी नीतियों ने ही भारत में एक नई राजनीतिक चेतना, राष्ट्रवाद और अपने अधिकारों की मांग को जन्म दिया। दूसरी बात, शोषण और नस्लवाद के अनुभवों ने भारतीयों में विरोध की भावना पैदा की, जो पहले बिखरे हुए विद्रोहों और बाद में संगठित आंदोलनों में प्रकट हुई। तीसरी, नए पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग, इंटेलिजेंसिया, ने शोषण को उजागर करने, जनमत को संगठित करने और राजनीतिक दिशा देने में अहम भूमिका निभाई। चौथी, प्रांतीय राजनीतिक संघों ने संगठित राजनीति का अनुभव दिया और अखिल भारतीय कांग्रेस के लिए मार्ग प्रशस्त किया। पांचवी, शुरुआती कांग्रेस ने एक संगठित राष्ट्रीय राय बनाने और भविष्य के लोकतांत्रिक आंदोलन की नींव रखने का महत्वपूर्ण काम किया, भले ही उनकी मांगें और तरीके नरम थे। और छठी बात, इतिहासकारों में कांग्रेस की उत्पत्ति और प्रकृति को लेकर मतभेद हैं। कुछ क्षेत्रीय हितों पर जोर देते हैं, सील, बेली, तो कुछ साझा राष्ट्रवादी दृष्टि और उपनिवेशवाद विरोधी चेतना पर, मैकलेन, चंद्र। और अंत में कांग्रेस का महत्व इस बात में है कि उसने अपने सीमित आधार के बावजूद राष्ट्र के लिए संघर्ष के एक नए चरण की शुरुआत की और एक मंच प्रदान किया। बहुत बढ़िया। अब यूनिट के अंत में सेक्शन 6.9 में कुछ एक्सरसाइजेस यानी अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं, श्रोताओं को ने जरूर देखना चाहिए। हाँ, जैसे बुद्धिजीवियों की भूमिका पर सवाल है, ब्रिटिश प्रशासनिक उपायों ने राष्ट्रवाद को कैसे बढ़ावा दिया इस पर है, और इतिहासकारों के विभिन्न विचारों पर भी सवाल हैं। अपनी समझ को परखने के लिए ये अच्छे हैं। आज हमने भारतीय राष्ट्रवाद के नींव के लगभग हर जरूरी पहलू को छुआ, विद्रोहों की विरासत से लेकर बौद्धिक जागरण, प्रांतीय संघों का गठन, ब्रिटिश नीतियों का प्रभाव और अंत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और उसकी शुरुआती प्रकृति तक। ये यूपीएससी की तैयारी का एक फंडामेंटल पिलर है। बिल्कुल। और श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाते हैं, क्या प्रारंभिक कांग्रेस नेताओं की वो कॉशियस एंड कंजर्वेटिव यानी सतर्क और रूढ़िवादी रणनीति उस समय की परिस्थितियों में अनिवार्य, इनेविटेबल थी, या क्या कोई और रास्ता, शायद थोड़ा तेज, थोड़ा ज्यादा रैडिकल संभव था और शायद ज्यादा प्रभावी होता? इस पर जरूर सोचिएगा। इस गहन चर्चा को दोबारा सुने, नोट्स बनाएं। ये न केवल आपके पाठ्यक्रम सिलेबस को कवर करने में मदद करेगा, बल्कि भारतीय इतिहास की वो गहरी समझ विकसित करेगा जो आपको एक जागरूक नागरिक बनने में भी मदद करेगी। अपनी तैयारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। हाँ, और अगर आपको हमारी ये प्रस्तुति, ये चर्चा पसंद आई तो कृपया सुन लो यूपीएससी यूट्यूब चैनल को लाइक करें। इसे अपने दोस्तों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं या इतिहास में रुचि रखते हैं,
उनके साथ शेयर करें। अपने बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट्स में जरूर दें। और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आप हमारे अगले सत्रों से जुड़े रहें। यदि आप हमारे इन प्रयासों का समर्थन करना चाहते हैं ताकि हम ऐसे ज्ञानोवर्धक सत्र आप तक लगातार लाते रहें, तो आप सुपर थैंक्स का उपयोग करने पर भी विचार कर सकते हैं। आपका छोटा सा सहयोग भी हमें इस चैनल को दीर्घकालिक रूप से स्थायी, सस्टेनेबल बनाए रखने में बहुत मदद करेगा। आप सभी के समय और ध्यान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुनने के लिए धन्यवाद।